नमस्कार दोस्तों, कविता यदि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की क्लास नंबर 1। क्योंकि हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए तो चल ही रही है, साथ ही संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अर्थात जिन भी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उन सभी बिंदुओं को करने की कोशिश करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के क्लास नंबर 1 से, क्योंकि हमेशा परीक्षा में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक वाइज जो है ये संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा क्लास नंबर 1 के महत्वपूर्ण बिंदुओं से। तो देख लेते हैं इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द जो है यानी कि इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है, कहाँ से निकला, कैसे बना, तो देख लेते हैं। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति जो है, इतिहास शब्द इति प्लस है प्लस अस के योग से बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ इति का अर्थ होता है समाप्त और है का अर्थ होता है निश्चित एवं अस का अर्थ होता है होना। अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो वही क्या होता है, हमारा इतिहास कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ। तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इन सभी छोटे छोटे बिंदुओं को भी हम देखते हुए चलेंगे। देख लेते हैं आगे। इतिहास का संबंध अतीत से होता है, ये आप सभी को पता है। जो हमारे अतीत में बीता जा चुका हो वही उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। वही इतिहास कहलाता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। इतिहास के अंतर्गत वास्तविक अर्थात यथार्थ घटनाओं का समावेश किया जाता है। अतः प्रत्येक इतिहासकार ने दृष्टिकोण की तटस्थता, वस्तुपरकता तथा तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रमाणता की अपेक्षा की जाती है। प्रश्न पूछा जाता है इन बिंदुओं में से कि इतिहासकार के दृष्टिकोण के अंतर्गत इनमें से कौन सी विशेषता शामिल है या शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है तटस्थता या वस्तुपरकता, तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रमाणिकता की अपेक्षा की जाती है। इतिहासकार ने की दृष्टिकोण की जो प्रत्येक इतिहासकार की दृष्टिकोण की जो ये है विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। फिर देख लेते हैं कुछ बिंदु साहित्य के संबंध में। साहित्य किन शब्दों से मिलकर बना है, तो उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जिन जिन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं बिंदुओं को हम करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा तथ्यों को हम नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षा की तिथि अभी आप लोगों के पास ही है। DET+B की परीक्षा कभी भी हो सकती है या और यूपी TGT PGT हिंदी की भी परीक्षाएँ होने वाली है। तो हम संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसी तरह क्लास नंबर के माध्यम से जो है क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 इस तरह हम करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ बीच बीच में अधिक से अधिक प्रश्न व्याख्या सहित करने की कोशिश भी करते रहेंगे, ताकि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनकी जो है रिवीजन इसी तरह चलती रहे और परीक्षा में आप लोग अच्छे तरह परीक्षा दे पाओ और अच्छे सा स्कोर कर पाओ और जो है आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। अधिक से अधिक तथ्यों की बार बार रिवीजन और जो है
निरंतरता के साथ काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो देख लेते हैं साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति। साहित्य शब्द की जो उत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति होती है, अर्थात तो वो किस शब्द से मिलकर बना होता है, देख लेते हैं। साहित्य शब्द स प्लस हित प्लस य के योग से बना है। शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ होता है एकत्रित होना या मिलना, अथवा गद्य व पद के कल्पना प्रस्तुत ग्रंथ में जिसमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे होते हैं, वही हमारा क्या होता है, साहित्य होता है। और अलग अलग साहित्यकारों ने साहित्य की जो हिंदी साहित्य की साहित्य की जो परिभाषाएं है अलग अलग दी हुई है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया साहित्य के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। उन तथ्यों को भी हम जो है आगे पढ़ लेंगे। तो देख लेते हैं साहित्य का इतिहास। तो साहित्य का इतिहास है, साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक व राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करती है या साहित्य की प्रवृत्तियाँ संबंधी समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती है। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को देते हैं। तो उन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया था कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मूलतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय होते हैं। तो तेन के अनुसार जो साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में कितने तत्व होते हैं, कितने प्रकार के तत्व होते हैं, तो ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अंग्रेजी साहित्यकार है तेन महोदय जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में 3 तत्वों को बताया है। कौन कौन से? एक जाति, एक वातावरण और दूसरा क्षण विशेष। तेन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने आक्षेप किया है कि उन्होंने इतिहास की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपयुक्त तीनों तत्वों को ही दे दिया है, जबकि साहित्यकार व काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उनकी प्रतिभा के स्वरता उपेक्षा कर दी गई है। यहाँ पर ये इनके हडसन जी का कहने का मतलब ये है कि तेन महोदय ने जाति, वातावरण व क्षण विशेष पर जो है साहित्य के विकास की प्रक्रिया का सारा जो है महत्व यहाँ पर 3 तत्वों में ही प्रस्तुत किया गया है। यहाँ साहित्यकार के अंदर जो व्यक्तित्व, उनके जो रचयिता की जो प्रतिभा होती है, जन्म से ही उन्हें इस जो है एक तरह से काव्य हेतु संबंधी आप लोगों को 3 प्रयोजन देखने को 3 काव्य हेतु माने गए हैं। तो 3 जैसे कि प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। तो यहाँ पर इनका मानना है हडसन जी ने, जो प्रतिभा होती है काव्य हेतु यानी कि काव्य को लिखने के लिए वहाँ पर प्रतिभा की उपेक्षा करती है इन्होंने, तेन महोदय ने। ये पूछा जा सकता है कि तेन महोदय ने जो काव्य की कौन सी प्रवृत्ति की जो उपेक्षा की है, तो आपको ध्यान रखना है प्रतिभा की। और हडसन ने इस बात को स्वीकार किया है कि तेन महोदय ने प्रतिभा की उपेक्षा की है। अर्थात किसी भी साहित्य के विकास की प्रक्रिया को जब हम देखें, जाति, वातावरण व क्षण विशेष की अपेक्षा 5 प्रकार के जो है तत्वों पर विचार करना चाहिए। तो कौन कौन से तत्व हैं? एक है सर्जन शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व। दूसरी है परंपरा यानी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं। तीसरी है वातावरण। चौथे है द्वंद्व और 5वां है संतुलन। और साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन चिंतकों द्वारा युग चेतना का सिद्धांत स्थापित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या तद्युगान चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। ये जो
परिभाषा दी है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी प्रकार की जो परिभाषा उन्होंने दी है साहित्य के संबंध में कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे जो जनता की चित्तवृत्ति के जैसे जैसे जनता के हृदय में परिवर्तन होता है, वैसे ही जो है साहित्य में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इस प्रकार से भी इसी तरह डॉक्टर नगेंद्र ने भी साहित्य का इतिहास जो है वो बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास इन्होंने माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस प्रकार से हर एक जो विद्वानों के अनुसार साहित्य के संबंध में क्या परिभाषाएं दी गई है, क्या कहा गया है, ये भी हमें देखते हुए चलना है। आगे भी जो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम करने की कोशिश करेंगे। कथन संबंधी प्रश्नों में भी हम जितने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जितने महत्वपूर्ण कथन हैं उनको भी हम करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। किन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा की सूत्रपात किया, लिखने की परंपरा की शुरुआत की, और जो है कि उसके बाद किन्होंने लिखा, सभी बिंदुओं पर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उदय जो है 19वीं शताब्दी से माना जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की जो शुरुआत है किस शताब्दी से हुई, तो 19वीं शताब्दी से। परंतु इससे पूर्व की कुछ रचनाएं ऐसे प्राप्त होती है जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ तत्व हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि पूरी तरह से हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, लेकिन इससे पहले भी कुछ हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित कुछ जो है तत्व हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का जो प्रयास है वो गारसा दा तासी जी द्वारा किया गया, जो कि ये फ्रेंच विद्वान थे। आप सभी को पता है 1839 ईस्वी में। आगे चल के देखेंगे जब गारसा दा तासी से संबंधित पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे, सभी बिंदुओं को देखेंगे, जब हम देखेंगे कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तान नामक जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसको दो खंडों में प्रकाशित कराया है, पहला खंड और दूसरा खंड। पहले खंड को भी 2 भागों में बांटा है और दूसरा खंड को उन्होंने 3 भागों में प्रकाशित कराया है। तो इस प्रकार कब कौन सा भाग आया किस सन में, तो सभी तथ्यों को हम आगे चल के देखेंगे। तो अब देख लेते हैं कुछ मोटे मोटे रूप से जो है उनसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की जो सूत्रपात की गई। तो सबसे पहले गारसा दा तासी जी द्वारा लिखा गया, उसके बाद हिंदी साहित्य लिखने का द्वितीय प्रयास किया किसी भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास था ये। तो ये है ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी द्वारा 1883 ईस्वी में। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया वो विद्वान है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी, जो कि 1888 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इन सभी साहित्यकारों के संबंध में हम आगे चल के बिल्कुल डिटेल से एक एक बिंदुओं को देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा मिस्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में। इन्होंने भी जो है मिस्र बंधुओं ने भी हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रकाशन 4 भागों में कराया। पहला भाग और जो है पहले 3 भाग 1913 में आया और चौथा भाग जो है 1934 में। इनके संबंध में भी जब हम डिटेल से चर्चा करेंगे तो ये तथ्य हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम उन बिंदुओं को कर रहे हैं जहाँ से जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास किन्होंने लिखा। अगर परंपरागत शब्द की बात आ जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी का हम आंसर लगाएंगे, 1929 में लिखा गया। अगर केवल ये पूछ लिया जाए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है, तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने काल कर्मानुसार हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। तो इन छोटे छोटे तथ्यों को देखते हुए हमें अपने
जो पॉइंटों को बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आएगा, लेकिन परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम इतिहास पूछ लिया जाए तो जो है तो मिस्र बंधु आएगा। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आएगा। तो इन सभी छोटे छोटे तथ्यों को जो थोड़ी से डिफरेंट के अनुसार पूछे जाते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। इनके अलावा और अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकार भी रहे हैं, इतिहासकार भी रहे हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा 1973 में लिखा गया। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया। रमाशंकर शुक्ल जी द्वारा भी 1931 में लिखा गया। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा। और जॉर्ज ग्रियर्सन का फिर हम देख लेते हैं। इन विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन कि किस प्रकार से किस विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का क्या काल विभाजन किया गया, क्या नाम रखा किस कालखंड का, तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन काल में कौन सा काल शामिल नहीं है या कितने भागों में उन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले तो 11 भागों में किया है कि कौन कौन से भाग इन्होंने दिए हैं, ये सभी बिंदु भी हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इन सभी बिंदुओं को बार बार रिवाइज करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है परीक्षा में अच्छा स्कोर पाने के लिए। तो देख लेते हैं चारण काल नाम दिया है इन्होंने आदिकाल को। आदिकाल के पूरे काल को इन्होंने चारण काल नाम दिया है, ये हम जो है पहले से जानते ही है। तो एक भाग उन्होंने चारण काल नाम रखा, 700 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का समय रहा। फिर रीति काव्य इन्होंने रखा 1580 से लेकर 1692 ईस्वी तक के समय को। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण का नाम दिया। फिर तुलसी के अन्य प्रवृत्ति काव्य इन्होंने रखे हैं 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक। जयसी की प्रेम कविता का नाम भी इन्होंने अपने इतिहास कालखंड में रखा है। 18वीं शताब्दी भी रखा है भाई। और ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी तक का काल माना है। और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 लेकर के 1857 तक के समय को इन्होंने माना है। फिर मुगल काल का नाम भी इन्होंने दिया है अपने इतिहास कालखंड में। फिर है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान में विविध भी इन्होंने दिया है। और तुलसीदास भी इन्होंने एक हिंदी साहित्य के कालखंड का नाम रखा है। बढ़ते हैं आगे, फिर देख लेते हैं मिस्र बंधुओं जी का काल विभाजन। मिस्र बंधुओं जी द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है मिस्र बंधु विनोद नाम से 1913 में। इसके अंतर्गत मिस्र बंधुओं ने जो वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार से है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक काल यानी कि पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। यानी 643 ईस्वी से लेकर के 1286 तक पूर्व प्रारंभिक काल रहा है। और उत्तर प्रारंभिक काल इन्होंने 1286 से लेकर के 1387 तक दिया है, तो देख लेते हैं। फिर मध्यकाल के अंतर्गत भी इन्होंने मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल मध्यकाल नहीं माध्यमिक काल जो है माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और जो है प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय 1388 से लेकर 1503 ईस्वी तक माना है। और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय 1504 से लेकर के 1623 ईस्वी तक माना है। उसके बाद अलंकृत काल पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, इन 2 भागों में बांटा है इन्होंने अलंकृत काल को भी। पूर्व अलंकृत काल 1624 से लेकर के
1733 ईस्वी तक माना है और उत्तर अलंकृत काल को 1734 से लेकर के 1882 तक के कालखंड को इन्होंने माना है। फिर है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय इन्होंने 1833 से लेकर 1868 तक के समय को इन्होंने माना है। फिर वर्तमान काल। वर्तमान काल का समय 1869 से लेकर के अब तक के समय को इन्होंने वर्तमान काल का नाम दिया है। फिर बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन के अनुसार। तो शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया तो किस काल को क्या नाम दिया और क्या समय सीमा रही, ये भी हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1927 ईस्वी जो कि लिखा और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये पूछ लिया जाए इन्होंने कब लिखा तो 1927, प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1929। अधिकतर प्रकाशन वर्ष ही पूछा जाता है परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है 1929। उसके बाद नामक जो ग्रंथ है, पहली बार हिंदी साहित्य का सटीक व वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्होंने इस ग्रंथ में किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वीर गाथा काल नाम दिया है इन्होंने आदिकाल को, जिसका समय इन्होंने माना है 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक। फिर गद्य काल नाम दिया है आधुनिक काल को इन्होंने, विक्रमी संवत 1900 से लेकर के अब तक के समय को इन्होंने माना है। उसके बाद भाई हमारे 2 काल रह गए। फिर उन्होंने पूर्व मध्य काल नाम दिया है भक्ति काल को। उसके बाद उन्होंने उत्तर मध्य काल नाम जो है रीति काल को दिया है। तो ये हमारा बीच में स्किप हो गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आगे चल के हम इसके शुक्ल जी के काल विभाजन को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे सभी तथ्यों के साथ। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो हमारे प्रमुख ग्रंथ हैं उनको हम देख लेते हैं। गारसा दातासी जी द्वारा लिखा गया सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, गारसा दातासी जी द्वारा लिखा गया। भाई एक सेकेंड, गारसा दातासी जी द्वारा लिखा गया इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तान ली है ये लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तान। आई होप आप समझ रहे होंगे। 1939 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत भी इन्हीं ग्रंथ से मानी जाती है। 1839 ईस्वी में गारसा दातासी जी द्वारा लिखे गए इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान। उसके बाद देख लेते हैं आगे, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1883 ईस्वी में। उसके बाद लगभग इसमें जो है 1000 कवियों का जीवन वृत्त यानी कि जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। 1000 कवियों का जीवन का परिचय इनके इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी। जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा जो लिखा गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण इसमें हमें मिलता है। काल विभाजन का प्रयास इन्होंने इसमें किया है। पूर्व रचनाओं को आधार का स्रोत इन्होंने इस रचना में बनाया है, यानी कि पूर्व रचनाओं का आधार बनाकर के जो हैं इन्होंने अपना ये इतिहास ग्रंथ लिखा है। इनसे पहले पूर्व रचनाएं कौन सी आएगी, एक तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी की जो गारसा दातासी जी द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि उन्होंने द इस्तवार लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तान नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। एक तो उन्होंने इस ग्रंथ को आधार स्रोत बनाया है, दूसरा है उनके शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ को इन्होंने अपनी रचना का आधार स्रोत बनाया है। तो ये पूछा जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किन रचनाओं को आधार बनाकर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, तो गारसा दातासी और शिव सिंह
सेंगर जी की रचनाओं को आधार बना करके अपना इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। मिस्र बंधुओं ने लिखा मिस्र बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित। 5000 कवियों को इसमें स्थान दिया है और शिव सिंह सेंगर ने 1000 कवियों को स्थान दिया था। 1000 कवियों के जीवन के विषय में जो है इस ग्रंथ में बताया था, लेकिन मिस्र बंधुओं जी द्वारा लिखा गया लगभग 5000 कवियों को इन्होंने अपने इस ग्रंथ में स्थान दिया है। काल विभाजन का भी प्रयास इन्होंने किया है, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा काल विभाजन का प्रयास किया गया था। इसी प्रकार से मिस्र बंधुओं ने भी अपने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास करते हुए ये इतिहास ग्रंथ लिखा है। उससे पहले गारसा दातासी और शिव सिंह सेंगर जी ने जो है काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 5 पर आते हैं हमारे विद्वान जो हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 ईस्वी में। इसमें भी इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया है और इतिहास दर्शन को का भी जो है इतिहास दर्शन को भी यहाँ पर दिया है। नामकरण का सुस्पष्ट आधार इन्होंने किया है और इन्होंने जो अपने इतिहास ग्रंथ में जो कवियों का जीवन परिचय है वो मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ के अंदर जो वर्णन है उसी प्रकार से उसी को आधार बना करके लिखा है। ये कई बार पूछा जाता है शुक्ल जी ने किसके ग्रंथ को आधार बनाकर अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कवियों का जीवन परिचय दिया है, तो ध्यान रखना है मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ को उन्होंने आधार स्रोत बनाया है और रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन इन्होंने किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास। नवीन सामग्री व नूतन दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया है। शुक्ल के अनेक निष्कर्षों से ये असहमत रही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये आप सभी को पता ही है। बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर पर देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास लिखा और डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने हिंदी काव्य धारा का इतिहास इन्होंने लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने रीति काव्य की भूमिका नाम से लिखा है और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा। उसके बाद विश्व प्रसाद मिश्र द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा नाम से लिखा। डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य नाम से लिखा है और जो हैं राजस्थानी पिंगल साहित्य में लिखा है इन्होंने। और डॉक्टर नवीन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसके बाद नलिन विलोचन शर्मा, ये डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद महेश दत्त शुक्ल जी का तो आपको पता ही है, हिंदी काव्य संग्रह। फिर राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया कविता कौमुदी भाग 2 भागों में बांटा। उसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास जी ने लिखा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। कृपाशंकर शुक्ल जी द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया और नागरी प्रचारणी सभा काशी हिंदी साहित्य का व्यर्थ इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित कराया गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। डॉक्टर बच्चन जी द्वारा लिखा गया आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का संवेगात्मक इतिहास। टीकम सिंह तोमर जी द्वारा लिखा गया हिंदी वीर काव्य। उसके बाद जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी
जो विद्वान हैं, जैसे कि गारसा दातासी, शिवशी सिंगर, जॉर्ज गिरियशन, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, इन सभी के संबंध में और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बिल्कुल डिटेल से हम करने की कोशिश करेंगे। कंटेंट की क्लास को भी हम थोड़ा लंबा समय दे करके, थोड़ी लंबी क्लास ले करके संपूर्ण हिंदी साहित्य के जो पाठ्यक्रम को हम जो है करते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्हीं बिंदुओं को हम करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, अर्थात परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए, महत्वपूर्ण बिंदुओं की बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे परीक्षा तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और जब परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशल क्लास रहेगी ये, जो हमारी जो ये स्पेशल क्लास है वो TGT PGT के लिए रहेगी भाई, और साथ ही जो है NTA नेट वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हो। इन्हीं बिंदुओं में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं नेट के अंतर्गत भी, लेकिन नेट का अपना एक पाठ्यक्रम होता है। हम जो है TGT PGT पाठ्यक्रम के आधार पर जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य को सब पहले करने की कोशिश करेंगे और फिर अधिक से अधिक 7 प्रश्नों का अभ्यास करते हुए भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगी भाई, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।